हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट हिंदी का मॉडल पेपर भाषा की पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होने चाहिए। विज्ञान, संस्कृति, साहित्य ये सभी। तो इसका सही उत्तर है विज्ञान, संस्कृति, साहित्य ये सभी। इस तरह की पाठ सभी विषयों से संबंधित पाठ होने चाहिए। तो चार उत्तर इसका सही होगा। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। तो भाषा शिक्षण का एक ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य नहीं है, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर होगा 3। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। कैसे मौखिक भाषा की अच्छी तरह से जानकारी करें, आकलन करें? अंत्याक्षरी प्रश्नों को तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना व बातचीत, किताब पढ़ना। तो मौखिक भाषा के लिए बच्चों से उनके किसी विषय या किसी चीज़ के बारे में अनुभव पूछे जा सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। तो 63 का 3 सही है। आकलन केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। तो शिक्षक केंद्रित वाला तो गलत होगा। पाठ समाप्ति पर भी किया जाता है, ये भी गलत है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो इसका 2 उत्तर सही है। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वे सरल प्रश्न पत्र बना सकें, सभी बच्चों को मातृभाषाओं की संरचना को जान सकें, पाठ्य पुस्तकों को जल्दी पूरा करा सकें, विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्द से अनुवाद करा सकें। तो इसके लिए हमारा होगा सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सकें, यानी बच्चे कौन सी भाषा बोल रहे हैं उनका अर्थ वगैरह वो जान सकें। यह योग्यता शिक्षक में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 66, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया गया है। भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के लिए बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों, जहां बच्चों की अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति किया जा सके। उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी बातें सत्य हैं। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, ये बात भी सही है। और भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है, हमें सत्य नहीं छांटना है। तो भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है, ये गलत है। इसमें भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति, ये बात है। भाषा अर्जित की जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन किया जाता है। भाषा विचारों से गहरा संबंध है। जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। लेव वायस्की के अनुसार पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है। तो ये इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक भाषा की अपनी अलग एक संरचना होती है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, ये सही है। भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है। भाषा हिसाब से विश्लेषणात्मक की ओर जाती है। तो कथन सत्य नहीं है, यहाँ नेगेटिव हमें उत्तर पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है, यह सही नहीं है। जब एक भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा, बोली, अपभाषा, मातृभाषा। तो इसको बोलते हैं हम बोली। क्या बोलते हैं हम इसको? बोली, डायलेक्ट बोलते हैं। बोली की कोई अपनी लिपि नहीं होती है, जबकि भाषा की एक लिपि होती है। राजभाषा का तात्पर्य है देश की सांस्कृतिक भाषा, देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। तो ये राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयुक्त होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, वो एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। गद्य पाठों के शिक्षण लक्ष्य निश्चित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी गद्य पाठों को जब पढ़ाएं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाषा शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षार्थियों की क्षमता, प्राप्त समय, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगी? प्रश्नों का निर्माण करना, परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन, प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर परिचर्चा। भाषा का आकलन करते समय परिचर्चा को कम महत्व देंगी।
भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में ही संभव है। तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में ही संभव है, यानी विभिन्न विषयों से हम भाषाओं को सीख सकते हैं। गणित में भी भाषा होती है, विज्ञान में भी भाषा होती है, हर विषय में भाषा छिपी हुई है। 74 द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो द्वितीय भाषा के रूप में अगर हिंदी सीखना है हमें, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना। प्रश्न नंबर 75 भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग भी ना करें, बच्चे सवालों के बंदी बधाई जवाब न दें, बच्चे सवालों के बंदी बधाई जवाब दें, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो क्या अपेक्षा करता है शिक्षक भाषा की कक्षा में? यह करता है कि बच्चे बंदे सवालों के बंदी बधाई जवाब ना दें, जैसा हमने पढ़ाया है उसी तरह से जवाब ना दें, कुछ थोड़ा उसमें जोड़कर कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ रचनात्मकता के साथ उत्तर दें। तो दो उत्तर इसका सही होगा। बच्चे सवालों के बंदी बधाई जवाब ना दें। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प लिखिए। आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना और साहित्य के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को आधुनिक बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। शास्त्र और द्विवेदी युगीन कोरे रचनाकार से संदर्भ से हटकर उन्होंने रचना को अपने विवेचन का केंद्र बिंदु बनाया, जिसके लिए इतिवृत्ति कथन से आगे संश्लिष्ट छायावादी विधान में अपने को प्रस्तुत किया। रामचंद्र शुक्ल ने संस्कृत के पंडित थे और उनके पास अंग्रेजी की डिग्री थी। अपनी मानसिकता बनाने में उन पर कोई दबाव न था। यूँ इन दोनों प्रतिष्ठित भाषाओं का ज्ञान उन्हें था कि उनमें उनसे काम भर की सामग्री बराबर ले सकते थे। अंग्रेजी में तो वे तत्कालीन प्रसिद्ध पत्रों में लिखते भी थे और उससे उन्होंने अनुवाद भी कई प्रकार के किए थे। अंग्रेजी के अलावा कुछ थोड़ा अनुवाद बांग्ला से किया था, पर संस्कृत ज्ञान उनका शायद ऐसा व्यवस्थित न था कि वहाँ से कुछ अनुवाद करते। आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने आलोचनात्मक लेखन के इतिहास में कई साहित्यकार मानदंड स्वीकार नहीं किए। उनकी प्रिय रचना तुलसीकृत रामचरितमानस रही। अधिकतर उसी में से उन्होंने अपने काव्य मूल्य विकसित किए। जिस रचना के बारे में स्वयं कवि ने कहा है, ये महे रघुपति नाम उदारा। विलक्षण बात यह है कि उसके बावजूद अध्यात्म को काव्य और कला के विवेचन में कहीं प्रासंगिक नहीं माना। अपने प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था में भी लिखते हैं, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य और कला के क्षेत्र में कोई कहीं जरूरत नहीं है। दूसरी ओर निरे उपयोगितावाद की कसौटी भी वे स्वीकार कर देते हैं। अपने चिंतन के केंद्रीय निबंध कविता क्या है में वे स्पष्ट कहते हैं, सुंदर और क्रूप काव्य में दो ही पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी। इस प्रकार अध्यात्म और उपयोगितावाद दोनों ओर के दबाव से रचना को मुक्त करके उसे उन्होंने स्वायत्त रूप में प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य विवेचन में रचना की स्वायत्त सत्ता है। ना वो अध्यात्म से बांधते हैं और न उपयोगितावाद से, पर दूसरी ओर वे अपने रचनाकार और समाज से स्वतंत्र नहीं हैं। यदि काव्य का एक पक्ष सुंदर है तो दूसरा पक्ष कैसा है? तो काव्य का एक पक्ष सुंदर है तो दूसरा पक्ष क्रूप है। सुंदर का उल्टा विलोम शब्द होगा क्रूप। शुक्ल जी के चिंतन का केंद्रीय निबंध है कुटुज। कविता क्या है? दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दो। कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल अंग्रेजी के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, को अंग्रेजी एवं संस्कृत की काम चलाऊ जानकारी थी, अंग्रेजी एवं संस्कृत से लगाव नहीं रखते थे। तो रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर अंग्रेजी के विद्वान माने जाएंगे, क्योंकि हिंदी का इसमें दिया नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा 78 का, को अंग्रेजी एवं संस्कृत की काम चलाऊ, अच्छा, अंग्रेजी एवं संस्कृत की काम चलाऊ जानकारी थी, संस्कृत की काम चलाऊ जानकारी थी और अंग्रेजी की भी तो जानकारी उन्हें थी ही। प्रश्न 79 कौन सा कथन असत्य है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुक्ल जी की प्रिय रचना रामचरितमानस थी। शुक्ल जी हिंदी के अतिरिक्त किसी भाषा में लिखने में अक्षम थे। तो ये गलत है, क्योंकि वो अंग्रेजी में भी लिखते थे। तो इसका सही उत्तर होगा यही है, क्योंकि नेगेटिव असत्य पूछ रहा है तो असत्य यही होगा। शुक्ल जी ने अपने अधिकतर काव्य मूल किससे विकसित किए? अपने परिश्रम, रामचरितमानस, तुलसीदास, सूरदास। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा रामचरितमानस से। काव्य मूल कहाँ से लिए हैं? रामचरितमानस से। साधनावस्था का संधि विच्छेद है।
साधनावस्था का संधि विच्छेद होगा साधना प्लस अवस्था, साधना प्लस अवस्था। रामचंद्र शुक्ल किस भाषा में लिखते थे? हिंदी में, हिंदी एवं अंग्रेजी में। तो इसका सही उत्तर होगा 82 का तीसरा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी। लोक मंगल में कौन सा समास है? लोक का मंगल, लोक मंगल, तो इसमें समास होगा तत्पुरुष। शुक्ल जी ने रचना को स्वायत्त रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए क्या किया? उसे अध्यात्म उपयोगितावाद के दबाव से मुक्त किया। उसमें रामचरितमानस की बातें लिखी, तुलसीदास जी से सहयोग लिया, सूरदास जी से सहायता प्राप्त की। तो इसका सही उत्तर होगा 1, उसे आध्यात्म और उपयोगितावाद के दबाव से मुक्त किया। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। यह सर्वविदित है कि मानवता का सबसे घोर शत्रु विज्ञान नहीं वरन युद्ध है। विज्ञान मात्र विद्यमान सामाजिक शक्तियों को प्रतिबिंबित करता है। स्पष्टतया विज्ञान शांति के दौर में रचनात्मक होता है और युद्ध काल में यही विनाश का रूप ले लेता है। प्राय विज्ञान द्वारा प्रदत्त अस्त्र युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हालांकि वे युद्ध को अत्यधिक भयावह जरूर बना सकते हैं। अभी तक ये अस्त्र हमें विनाश के कगार तक ले आए हैं। अतः हमारी मुख्य समस्या विज्ञान को प्रतिबंध करना नहीं बल्कि युद्ध रोकना है। बल प्रयोग के स्थान पर विधि एवं राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में अराजकता के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। ऐसे प्रयास में सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक है, जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल हैं। अब हमारे समक्ष यह प्रश्न मुंह खोले खड़ा है कि क्या शिक्षा एवं सहिष्णुता, सौहार्द और रचनात्मकता सोच हमारी विनाशकारी क्षमताओं के साथ जारी प्रतिस्पर्धा में कभी जीत सकती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी भी कीमत पर हमें इस पीढ़ी में अवश्य ही ढूंढना होगा। विज्ञान को हमें समाधान ढूंढने में सहायता करनी होगी, परंतु प्रमुख निर्णय की क्षमता हम सभी को स्वयं विकसित करनी होगी। प्रश्न नंबर 85, मानवता का वास्तविक शत्रु विज्ञान नहीं बल्कि युद्ध है, क्योंकि विज्ञान मात्र अस्त्रों का आविष्कार करता है, उससे युद्ध लड़े जाते हैं। विज्ञान युद्ध काल में विनाशकारी हो जाता है। विज्ञान द्वारा आविष्कृत शस्त्र ही युद्ध के असली कारण हैं। विज्ञान द्वारा आविष्कृत अस्त्र मात्र ही युद्ध के कारण नहीं, अद्यप इनके द्वारा घोर विनाश निश्चित है। तो इसका सही उत्तर होगा 4, विज्ञान द्वारा आविष्कृत अस्त्र मात्र ही युद्ध के कारण नहीं है, यद्यपि इनके द्वारा घोर विनाश निश्चित है। युद्ध रोका जा सकता है यदि विज्ञान को समूल विनाश की अनुमति न दी जाए। विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति द्वारा हम बल प्रयोग में अराजकता के ऊपर नियंत्रण पा सकें। तो युद्ध रोकने का तरीका क्या है? विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति द्वारा बल प्रयोग में अराजकता के ऊपर नियंत्रण अगर पाया जा सकता है तो युद्धों को रोका जा सकता है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार हमारी समस्या है विज्ञान को सामाजिक शक्तियों का प्रतिबिंब बनाने से रोकना, वैज्ञानिक गतिविधियों को सर्वत्र प्रतिबंध करना, युद्ध समाप्ति सुनिश्चित करना, वैज्ञानिकों को विनाशकारी गतिविधियों से रोकना। तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारी जो समस्या है वो क्या है? वह हमारी समस्या है यहाँ पर युद्ध समाप्ति सुनिश्चित करना। युद्ध समाप्ति सुनिश्चित करना। विनाशकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने हेतु क्या आवश्यक है? सामाजिक शक्तियों को प्रोत्साहित करना, शिक्षा और स्वाद, अंतर्दृष्टि एवं रचनात्मक चिंतन। तो शिक्षा एवं स्वाद, अंतर्दृष्टि एवं रचनात्मक चिंतन, इसका सही उत्तर होगा 4, 2 एवं 3 इसके सही उत्तर हैं। शिक्षा और स्वाद, अंतर्दृष्टि एवं रचनात्मक चिंतन। विनाश की दहलीज पर खड़ा करना का क्या तात्पर्य है? मृत्यु और विनाश के समीप ले जाना, नए भविष्य की दहलीज पर जाना, विध्वंसकारी गतिविधियों में प्रवृत्त होना, रहस्यमय भाग्य बतलाना। तो इसका सही उत्तर होगा 1, मृत्यु और विनाश के समीप ले जाना। युद्ध काल में कौन सा समाप है? युद्ध का काल, इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से ये था मॉडल पेपर सीटेट 2026 के लिए। अगर उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।